नमस्कार। अशोथा ट्री की किताबें पढ़ने वाले और उनकी कहानियों में अपने आप को खोजने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ एक और नई किताब पर बातचीत करने के लिए और एक और नई कहानी को आपके सामने डिस्क्लोज करने के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं तुलिका सिंह जी का। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी किताबों में इतने रहस्य छुपे हुए हैं, इतनी एक्साइटिंग जो स्टोरी है वो इतनी सारी हैं कि हम और आप जितना उसको यहाँ बैठकर जी रहे होते हैं उससे ज़्यादा जी रहे होते हैं हमारे दर्शक। उनको बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अब अगला क्या हम लोग बात करने वाले हैं, अब अगली कौन सी किताब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो किताब पर बात करें उससे पहले मैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा घुसना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में, क्योंकि आप ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी रहे हैं। वहाँ जाना और यहाँ से एक अलग कल्चर में आप अगर रह रहे हैं तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं या क्या सिमिलैरिटीज आपने देखी अपने लाइफ में? दीपिका, कल्चर तो जो भी जिन जिन देशों में हम गए हैं, कल्चर का डिफरेंस तो बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। और स्पेशली जिस तरह का भोजन है वहाँ पे, कपड़े, रहन सहन, जो जिसको बोलते हैं नाइट लाइफ, डे लाइफ, ये सारी चीज़ें हर जगह अलग अलग ही देखने को मिली हैं। और जो चीज़ बहुत ही सिमिलर है कि वो एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं। हम सब, हमारे बच्चे हैं, हम सब घर में गृहस्थी में रहते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स है वो हर जगह सेम ही है। तो फाइनली आपको समझ में आता है कि हम सब एक ही हैं, बट अलग अलग जगहों में रहते हैं, जहाँ पे अलग सीजन्स हैं वहाँ के। जैसे कोई बहुत ठंडा देश है तो वहाँ की रहन सहन का तरीका और किस तरीके से जब आप बाहर जाओ तो पूरे टाइम आपको जैसे ओवरकोट लेना है क्योंकि टेम्परेचर जो है एकदम बिल्कुल माइनस में है। आपकी गाड़ी का कैसे, क्योंकि चारों तरफ स्नो है तो उसको कैसे हटाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जब हम बाहर रहते हैं, स्पेशली जो इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन और सारे देशों में जो है कन्वीनियंस, जो एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो कन्वीनियंट तो है अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया से तो। बट अब हमारा देश भी काफ़ी प्रगति कर रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में हम भी बिल्कुल, और भी जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी कंपटीशन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्पेशली जब हम जापान में थे तो भोजन को लेके, स्पेशली वेजिटेरियन खाने को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इवन जो नॉर्मल, अगर आप कैफेटेरिया में जाकर अगर आप सूप भी मांगते हो और आप कहते हो कि वेजिटेरियन चाहिए, तो भी उसके ऊपर मीट स्प्रिंकल्ड रहेगा और उनको कहते कि अरे नहीं ये वेजिटेरियन है। तो बहुत ये सारी चीज़ें जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, अंडा और ये सारी चीज़, तो ये थोड़ी सी तो इशू हो जाता है। बट अगर आप लंबे समय तक हो तो आप ढूंढ लोगे कि कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। और पहनावा जो एक वेस्टर्नाइज्ड टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे कोट पैंट और ऑफिस कॉर्पोरेट ड्रेसेस, पैंट्स, विमेन आर ऑल्सो वेयरिंग, ये सब स्टैंडर्ड है। आई थिंक हर देश के लोग अब इसी तरह से पहनते हैं। बट जो देश में, हमारे देश में जो चीज़ है, जो बात है, जो रंग है, जो पहनावा है, जो जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन है, हर प्रदेश में एक अलग तरह का पहनावा, वो कहीं और देखने। बिल्कुल, मैं यहाँ पे रोककर आपको ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक कहावत है ना कि कदम कदम पर ना सिर्फ संस्कृति और लोगों की बोली बदलती है बल्कि पहनावा भी बदलावा आपको साफ नजर आ रहा होता है, और इंडिया की ये खूबसूरती है। तो अगर हम बात करें इंडिया के पहनावे की, तो भांति भांति का पहनावा है। हम नॉर्थ में जाएं तो एक अलग तरीके का पहनावा हमें देखने को मिलता है, साउथ में बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट में भी लोग जो हैं बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत सोबर तरीके का पहनावा पहनते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही फैंसी है। तो पहनावे की जो ये पूरी यात्रा है, ये कैसे आप इसको देखते हैं? बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इंडिया में तो कितनी बार हम बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनके जो पोशाक है उसको हमने सिर्फ देखा हुआ है, पहना हुआ नहीं है। तो वो पहना हुआ देखकर भी बहुत अच्छा लगता है, और आप ये भी सोचते हैं कि वो कैसे कैरी करते होंगे, वो कौन से ओकेजन में ऐसे कपड़े पहनते होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कपड़े मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो हमारे यहाँ की बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो है मिरांडा में थी, जो और वो स्पेशल ओकेजन्स पे वहाँ के कपड़े पहनती थी, और वो बहुत ही मतलब आपको लगता है कि काश मुझे भी मौका मिले, मैं भी नागालैंड का ड्रेस पहनूं, वहाँ के ऑर्नामेंट्स को ट्राई करूं। तो ऐसा शौक तो रहता ही है। और बहुत ही लकी हैं हम जो हम भारत में पैदा हुए। यहाँ पे महाराष्ट्रियन साड़ी, ये तो कोई कान के, कहीं के और बूंदे, कहीं के स्कर्ट्स अलग तरीके के, कहीं के दुपट्टे अलग तरीके के, कहीं की साड़ियाँ इतने तरह तरह की एम्ब्रॉयडरीज, हैंडीक्राफ्ट्स।
तो क्या कहने, मतलब यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। और अलग अलग प्रांतों की अलग अलग पोशाक उसके अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी बनती हैं। वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसके हिसाब से आप जैसे अगर पहाड़ी एरियाज में जाएंगी तो वहाँ के जो गहने हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगी, साउथ इंडिया में जाएंगी, यूपी में जाएंगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो हर जगह की पोशाक, हर जगह के जो गहने हैं, जूते हैं, टोपियाँ हैं, शॉल्स हैं, दुपट्टे हैं, वो अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के हैं। और अभी मुझे तो नहीं लगता कि मैं अभी तक इंडिया में सब कुछ जितना है मैं जान पाई हूँ, तो मुझे भी जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। हम अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब कपड़ों के लिए भी लोगों ने त्याग कर दिया था। मतलब एक तरह का पूरी इंडिया ने कपड़ा पहना था, वो फ्रीडम फाइट में अपने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। वो भी एक अपना एक नया वो था, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से भारतीयों ने यूज़ किया कि किस तरह से हम अपने कपड़े से दर्शा सकते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं खड़े हैं। क्योंकि एक समय था जब नील विद्रोह कहते हैं, इंडिगो मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे कितने फार्मर्स ने अपनी जान दे दी थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं अपने मशीन द्वारा बनाए हुए कपड़े इंडिया में सप्लाई कर रहे थे, और जिसके कारण हमारी जो अपनी लघु जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट से जो हैंड क्राफ्टेड जो चीज़ें थी, वो जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो सारी बंद होने लगी और लोग काफ़ी गरीबी में रहने लगे। तो ये सारी चीज़ें उस समय किस तरह से महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई मैं अपने पैंट शर्ट सूट को मैं त्याग करता हूँ और मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगा जैसी जो नॉर्मल पॉपुलेशन पहनती है, क्योंकि ये एक त्याग है और ये दिखाना है कि मैं इनके साथ हूँ और मैं इन्हीं का पार्ट हूँ। तो किस तरह से गांधी जी की जो धोती है या जो सुर्खपोश, दो रेड शर्ट्स जिसको कहते हैं, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारे ब्राह्मिका साड़ीज आई जो ब्राह्मो समाज की लेडीज ने पहना। तो ये सब तरीका था, एक तरीके से उन्होंने कपड़े को एक तरीके से आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया था। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें अभी भी हमारे इंडियन कल्चर में है, जैसे हाथों से बनाना, वो पूरा का पूरा डिज़ाइन क्रिएट करना, कढ़ाई करना, या पूरा की पूरी एक साड़ी बनाना। और आपने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है फुलकारी। ये फुलकारी किताब आपकी बाकी किताबों से कैसे अलग है? इसमें आपने क्या दिखाने की, क्या समझाने की कोशिश की है? तो कुछ समय हम चंडीगढ़ में थे और उस समय वहाँ पे जो पंजाबी लेडीज़ थी उनको मैंने फुलकारी दुपट्टे पहने हुए देखा और मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। और किसी भी शॉप में आप जाइए तो बहुत फुलकारी के दुपट्टे मिलते थे। एक जनरली मैंने एक रिसर्च करना शुरू किया कि पंजाब में ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में, और मैंने देखा कि पहले जो था ये बहुत ही घरों तक सीमित था और जो लेडीज़ थी, जो घर की दादी नानियाँ थी, वो बैठकर मतलब एक फुलकारी ऐसे फैला के सब उस पर एम्ब्रॉयडरी करती थी और एक बड़े खुशी का समय रहता था जब वो गा रही हैं, बजा रही हैं, चाय पी रही हैं और मस्ती कर रही हैं, जिसको त्रिजन कहते थे सारे लोग। तो एक बहुत ही थेरेप्यूटिक समय था, मतलब समय होता होगा जब जो घर की लेडीज हैं मतलब मजे मस्ती करें। और आजकल जो है हम सब अकेले अलग अपने अपने स्ट्रेस में बैठे रहते हैं, जबकि ये सब जो हम कॉलोनी में रहना या किसी गांव में रहना, तो एक साथ चिप्स बना रहे, सॉस बना रहे, अचार बना रहे, तो ये सब जो एक हमारे यहाँ की जो महिलाएं करती थी वो कितना ही मतलब आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके मेंटल जिसको बैलेंस को कहते हैं, वो सब के लिए कितना अच्छा होता था। तो इसीलिए मैंने इसको लिखना शुरू किया कि जो फुलकारी है अब ये खत्म होती जा रही है। ये जो घर में बनने वाली चीज़ थी वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अब लोग इसको बाजार से खरीद रहे हैं, मशीनों से बन रही है। तो मशीनों से बनी हुई चीज़, अगर वो भोजन हो या कपड़ा हो या स्वेटर हो, उसमें वो प्यार नहीं है। अगर कोई दादी नानी आपके लिए स्वेटर बुनती है, आपके लिए दुपट्टा काटती है, या आपके लिए कोई माँ जो आपके लिए स्पेशली अचार बनाती है, तो वो जो प्यार है वो एक अलग मैजिकल एलिमेंट होता है। तो इसलिए मैंने ये फुलकारी की किताब लिखी, क्योंकि काफ़ी इंट्रिकेट जिसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, ये जो हमने पहना हुआ है फुलकारी का दुपट्टा, काफ़ी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी होती है, बड़ी मेहनत जाती है, और काफ़ी कलरफुल भी है। ये मैंने जो पहना है, आपने जो पहना है, इसमें रंग जो पसंद करके इसमें बुने गए हैं, मैं देख रही हूँ कि ऑरेंज कलर, पिंक कलर और ग्रीन कलर, ये काफ़ी आई कैचिंग कलर्स हैं। आई कैचिंग कलर है। और ये जो फुलकारी के दुपट्टे होते हैं, ये अलग अलग तरीके के दुपट्टे भी होते हैं
और यानी कि फुलकारियां अलग अलग तरीके की होती है, जो हम देख रहे हैं वो पहना हुआ है उसमें भी बहुत वैरायटी है जी, उनके बारे में बताइए मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी वैरायटीज की होती है शादी के लिए। जैसे कोई सास या कोई माँ जो है अपनी बिटिया के लिए वो बुनती है। फिर वारीदा बाग है, बाग फुलकारी जो होती है, बावन बाग फुलकारी कहते हैं। तो मिर्ची बाग, शालीमार बाग, तो वो ना सब्जियों को बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, कोई दरवाजे बना रहे हैं। फिर हम भगवान गुरुद्वारे में भी देते हैं, और जिसको दर्शन द्वार कहते हैं। तो इस तरह की बहुत तरह तरह की फुलकारियां बनती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, कौन से रंग यूज कर रहे हैं, किस ओकेजन के लिए बना रहे हैं। जब किसी के घर बच्चा होता है तो उसको जो माँ है उसको सास जो है वो एक फुलकारी बुन के देती है। जब लड़की विदा हो रही होती है तब उसे एक फुलकारी मिलती है। तो ये सब सोचिए कितना मेमोरेबल होता होगा, इसको रखने लायक चीज होगी, क्योंकि आपकी माँ ने 1 साल 2 साल लगाकर आपके लिए एक फुलकारी बुनी है। उसकी एक एक चीज कितनी मतलब समय लेकर कितने प्यार से है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक इंसान के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो फुलकारी है उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप खुश हैं, किस लिए खुश हैं, शादी हो रही है तो उसका एक अलग महत्व है। अगर आप कई सालों बाद उस फुलकारी को निकाल कर देखेंगे तो आप बिल्कुल उस पास्ट मोमेंट में चले जाएंगे और आपको लगेगा कि देखिए वो समय मैं वापस से जी रही हूँ या उसको महसूस कर पा रही हूँ। आपने अपनी इस किताब में हीर रांझा को भी मेंशन किया है। मैं चाहूंगी कि फुलकारी में आकर हीर रांझा की स्टोरी को लेकर आना क्यों इम्पोर्टेंट था? जी, हीर रांझा की स्टोरी आप पढ़िएगा तो जो हीर थी उसको भी फुलकारी के दुपट्टे बहुत पसंद थे। और कहा जाता है कि उसकी जो शादी होती है उसमें जो पहले कहा जाता था कि कितने बक्से मिले, कितने बक्सों में कितनी साड़ियाँ, कितने कपड़े, तो उसके बक्सों में कहा जाता था बहुत सारी फुलकारियाँ थी। तो फुलकारियों को मेंशन किया गया है उस कहानी में, हीर रांझा में। तो मैंने कोशिश की कि जो फुलकारी, जो फॉर द लव फुलकारी ये बुक जो मैंने बनाई है, तो उसमें कि ये बड़े प्यार से बनाई जाती है, इसलिए मैंने प्यार की ये कथा, प्यार की ये कहानी जो हीर रांझा के बीच में, वो भी मैंने इस पुस्तक में डालने की कोशिश की है। मैम, आपने इस पूरी बातचीत के शुरुआत में कहा था कि आजकल हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे हाथों में जो एक हुनर है वो हम कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं और हम बहुत ही मशीन से बनी चीज़ों के आदी होते जा रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे हम कहें कि महिलाओं के, जो आपने बताया कि महिलाएं साथ में बैठती थी और फुलकारियां बुना करती थी, क्या हमने उन्हीं के सहारे उनको छोड़ दिया था कि आप ही बनाएंगे? सब लोग कैसे इस कला को जीवित रख सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं या मेरी मॉडर्न फैमिली या फिर मॉडर्न सोसाइटी, इस कला को हम लोग कैसे जीवित रख सकते हैं? देखिए, बहुत जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था होम साइंस। तो होम साइंस में हम सब कुछ सीखते थे, लेकिन सुन के ऐसे लगता होम साइंस है इसलिए क्योंकि लड़की को एक गृहस्थ में हाउसवाइफ बनने की तैयारी की बात है। बट होम साइंस में जो मैंने सीखा, और मेरे क्लासमेट्स जो हम अभी भी कभी कभी बात करते हैं, होम साइंस में जो हमने सीखा वो हमें जिंदगी भर काम आया। तो वो किसी का बटन टूट गया, कुछ वो है घर, छोटी सी चीज वो फट गई है, या आपका घर का झोला ही है अगर फटा हुआ है, तो आपको सीना तो आना चाहिए। एक आज के बच्चों को मतलब नीडल में थ्रेड, मतलब धागा भी डालना, सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल काम है उनको ये सिखाना। और वो छोटी छोटी चीजें वो हमें सिखाते थे। और कि एक घर को एक परफेक्ट स्टेट में कैसे रखना है। बट इट साउंड्स कि इट इज नॉट लाइक बहुत जैसे हाउसवाइफ को समझा रहे हैं। तो अब तो होम साइंस को तो हटा ही दिया गया है। तो होम साइंस कोई बच्चा जानता नहीं, ना लड़के जानते हैं, लड़कियां जानती हैं, कोई भी नहीं। कपड़े भी कैसे प्रेस करना, कपड़े को कैसे तह करना, वो हर इंसान को आना चाहिए, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा कि क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते वो आर्ट, क्योंकि मुझे ही नहीं आता तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी ना। लेकिन मैं अपने मम्मी को, मैंने अपनी नानी को करते देखा है, तो रेमिनेंट्स ऑफ मेमोरी है, मैं उसको एप करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे वो करती थी कि मैं करूँ, लेकिन मैं 100% परफेक्शन के साथ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने उतना समय नहीं दिया मैं सीखने में। उस समय जब वो कर रही थी तो काश अगर मैंने उनके साथ वो सारी चीजें की होती तो आज मुझे भी वो चीज अच्छे से आती और मैं आगे जनरेशन को सिखा सकती थी। तो देखिए, ये टैलेंट, ये स्किल्स, ये सारी चीजें ऐसी आगे जनरेशन को अगर हम पास नहीं करेंगे तो ये खोती जाती हैं। और फिर आप खरीदा हुआ स्वेटर पहनिए, खरीदा हुआ अचार खाइए, खरीदे हुए चिप्स पापड़ खाइए, तो
तो इट इज ऑल अबाउट कि हम में कितना इंटरेस्ट है उन चीजों को सीखना विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। बहुत ही अच्छी बात सिखाई है मुझे भी, और आई होप कि हमारे दर्शकों को भी, कि अगर जब तक हम ये सोचते हैं कि ये काम मेरा नहीं है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, तब तक हम अपने हाथों से उस खास चीज को छूटते हुए देख रहे होते हैं, जिसके कह सकते हैं कि जिसके जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, जिससे हमारी पहचान है। तो ये जो हस्तकला है, जिसमें हम कपड़ा बनाते हैं, जिसमें हम और मटेरियल बनाते हैं, जैसे मटका बनाना काइंड ऑफ चीज़ें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के समय में ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों को भी ये चीज़ें समझानी होंगी कि कितनी इम्पॉर्टेंट हमारे पास बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, जिसको हम सबको समेट कर रखना है। मैम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने कुछ पेरेंट्स को भी ऐसे देखा है कि भले ही उन्होंने अपने बचपन में वो चीज़ें नहीं सीखी हो, जैसे आपने भी बोला कि आपने वो हाथों से बनाई हुई चीज़ों को नहीं सीखा, लेकिन आप में एक ललक थी, आप चाहते थे कि ये चीज़ आगे बढ़े, तो आपने इंट्रोड्यूस किया अपनी किताबों के थ्रू, आपने फुलकारी लिखी, कहीं ना कहीं आपने ये मैसेज देना चाहा कि ये चीज़ सेफ रहनी चाहिए, ये कहीं और नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि उनको लोग जो हैं वो काफ़ी बार ये बोल रहे होते हैं कि अरे आपने तो खुद ने सीखा नहीं, या आपने तो खुद कभी किया नहीं, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आप कैसे जानेंगे कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर कोई पेरेंट है और पेरेंट के अंदर ये इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे को आना चाहिए, तो अगर वो पेरेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली वो अपने बच्चे को सिखा देगा किसी न किसी तरीके से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी ये पूरी तरह से लुप्त हुआ है, ये सारे स्किल्स ये अभी भी अवेलेबल हैं। सो अभी वो एक्सटिंक्ट स्थिति में हम नहीं आए हैं, वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर हमने बचाया नहीं इसको। तो अगर किसी पेरेंट में ये इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आई थिंक देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज जहाँ पे वो अपने बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और गांव ले जाइए, अगर आपका जैसे आपका परिवार है या आपका अभी भी जैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अभी हम सिटी लाइफ में लोग रहते हैं, सबके उनका जो रूट्स है वो गाँव में ही है। और जहाँ मौका मिले, किसी रिलेटिव की शादी हो, अगर आपका अपना घर नहीं तो किसी की शादी हो, या आप बच्चे को किसी फार्म हाउस या कैंप्स में लेकर जा सकते हैं, किसी रूरल एटमॉस्फेयर में लेकर जा सकते हैं, और अपनी छुट्टियाँ किसी रिजॉर्ट और 5 स्टार होटल की जगह पे आप किसी गांव में बिता सकते हैं। वहाँ की जो रहन सहन है बच्चों को, उसके साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं और उनको भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर सोच लेते हैं, आप ठान लेते हैं, तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया। तो देखा दर्शकों, आप क्या नहीं कर सकते, आप सब चीज़ें कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी की पूरी जनरेशन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। आप चाहें तो उनके थॉट प्रोसेस को आप इतने बेहतर ढंग से बना सकते हैं, उनको एक सीख दे सकते हैं, ताकि ना सिर्फ आपका बल्कि आपके पूरे समाज का, आपके देश का भी वो बच्चे नाम रोशन करेंगे। और अश्वथा ट्री भी यही चाहता है कि आपके बच्चों को बेहतर ज्ञान मिल सके, बेहतर सीख मिल सके, जिससे वो आगे बढ़ें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़े, क्योंकि उनकी संस्कृति और संस्कृति से मिली हुई सीख उनके साथ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।